ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्णमूर्ति ग्लोबल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन माय लास्ट वीडियोस आई हैव completed chapter 1 to chapter 4. Today now I am going to start chapter number 5. The name of the chapter is arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखिए, ये जो पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 5 है, ये इसी एक टाइप की सीरीज़ के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ एपी। एपी हम एब्रीवेशन का इस्तेमाल करते हैं। फुल क्या होता है इसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। होता क्या है समझिए एक बार, क्या है ये चीज़। ये एक तरह की सीरीज़ है बेटा। ये क्या है? एक तरह की सीरीज़ है। अगर मैं जनरल एपी की बात करूँ, जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ये चलता रहता है इस तरह से। और जो लास्ट टर्म होता है वो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझना, ये एक जनरल एपी है। पूरे चैप्टर में जहाँ भी मुझे जनरल एपी की बात होगी, मैं इस तरह से इसको लिखूँगा। जैसे हम पोलिनोमियल्स पढ़ते थे, हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा, हमने लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा, वहाँ पर भी कोई जनरल फॉर्म होती थी ना। जैसे लीनियर पोलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था कि ax प्लस सी ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्लियर? जहाँ पर a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये एक लीनियर पोलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक में हमने क्या पढ़ा? ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0, जहाँ पर a क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। ये जनरल पोलिनोमियल्स थे, ये लीनियर थे, क्वाड्रेटिक है। इसी तरह ये एक जर्नल सीरीज है, किसकी मेरे प्यारे बच्चों? एपी की। किसकी? एपी की। ठीक है, तो ये एक जर्नल सीरीज है। अब एक एक करके मैं इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी सीरीज़ है, ये सीरीज़ का पहला टर्म हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से ये लास्ट टर्म हो जाएगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? nth टर्म बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ प्यारे बच्चों? nth। इसका मतलब क्या है कि जो ये फर्स्ट टर्म है, जो AP का फर्स्ट टर्म है, उसको मैं A1 बोलता हूँ। ये क्या बोलता हूँ प्यारे बच्चों? A बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? A। जो सेकंड टर्म होगा उसको मैं A2 बोलता हूँ, लेकिन वैल्यू क्या होगी उसकी? A प्लस डी। जो थर्ड टर्म होगा तो वो क्या लिखा जाता है? A3, और सीरीज में क्या लिखा जाता है? A प्लस 2d। जो फोर्थ टर्म होगा वो लिखा जाता है A4 A प्लस 3d। क्लियर है मेरी बात? और ऐसे जब ये सीरीज चलती जाती है तो जो लास्ट टर्म होगा, जहाँ पर मैंने ये मान लिया कि लास्ट टर्म तुम्हारी nth वैल्यू है, मतलब कि इस पूरी सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स है। कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स है। मतलब इस पूरी सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है। मतलब 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, तो कितनी टर्म्स है? n टर्म्स हैं। तो अगर मैं n टर्म्स वाली एक सीरीज लेता हूं, और वो भी क्या है? AP है, तो उसकी जो n टर्म होगी, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना, तो ऐसे ही n टर्म होगी, या मैं इसको लास्ट टर्म बोलता हूं। लास्ट टर्म को मैं लिखता हूं an, मतलब an, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। मतलब क्या है ये? जैसे A1 है, A2 है सेकंड टर्म, A3 है थर्ड टर्म, A4 है फोर्थ टर्म, ऐसे ही an का मतलब क्या हो जाएगा? n टर्म। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? n टर्म। बात समझ में आ गई? देखो, ये एक जनरल सीरीज है AP की, जहाँ ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये क्या है? nth। अब तक मैंने आपको इतना ही बताया है। बात क्लियर है? इसके बाद एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है, उस टर्म का नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस वो वैल्यू है जो हर दो टर्म्स का अंतर हो। हर दो टर्म्स का क्या हो? अंतर हो। जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये इससे कितना बड़ा है? मतलब A2 माइनस A1 D होगा, A3 माइनस A2 D होगा, A4 माइनस A3 D होगा। मतलब बाद वाले वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस कर देना ही आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको मैं स्मॉल d से डिनोट करता हूँ, दैट इज d। d क्या होगा? A2 माइनस A1 भी d होता है, A3 माइनस A2 भी d होता है, A4 माइनस A3 भी d होता है, A5 माइनस में A4 भी d होता है। इन जनरल अगर मैं d की आपको परिभाषा बताऊं तो वो होता है बेटा an
माइनस ए एन माइनस वन, मतलब बाद वाली टर्म में से अगर मैं पहले वाली टर्म माइनस कर दूं तो उसको मैं क्या कहूँगा, कॉमन डिफरेंस कहूँगा, सार्व अंतर कहूँगा। हिंदी में अगर इसको बोले तो इसको बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। इसके बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टर्म, किसी भी एपी का लास्ट टर्म क्या होगा। देखिए लास्ट टर्म ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, जहाँ ए एन सिम्बलाइज करता है लास्ट टर्म के लिए, ए सिम्बलाइज करता है फर्स्ट टर्म के लिए, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। भाई उस एपी में कितनी टर्म्स होती हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स, वन तो आपको पता ही है वन है, डी क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। दिस इज द जनरल एपी। क्या है ये प्यारे बच्चों, जनरल एपी है। ठीक है, अब तक मैंने आपको क्या बताया, कोई भी जनरल एपी किस फॉर्म में लिखी जाती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी अप टू सो ऑन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए वन इज इक्वल्स टू ए, सेकेंड टर्म ए टू इज इक्वल टू ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। ऐसे सीक्वेंस में ये बात चलती जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, ए फाइव माइनस ए फोर। इस तरह से बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस कर देना। जनरल में मैं डी को क्या लिखता हूँ, ए एन माइनस वन, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये बेसिक सी बातें हैं, इनको आप नोट डाउन करोगे। अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में इन सारी बातों का काम आएगा। क्लियर? चलिए मैं रब कर देता हूँ। अब मैं एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ जो बात बताने की होगी वहाँ मैं वो बात भी एडिशनल तौर पर आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ये कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कहता है कि टैक्सी फेयर बताइए हर किलोमीटर के बाद। एक जनरल आपको बताना है कि टैक्सी फेयर क्या होगा अगर ये कहता है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो फिर 15 रुपीज़ दे रहा है, लेकिन अगले हर किलोमीटर के लिए वो कितने रुपीज़ दे रहा है, 8 रुपीज़ दे रहा है। करना क्या है, पूरे फर्स्ट के चारों पार्ट्स में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन की जो भी सिचुएशन हो आप लिस्ट कीजिए नंबर्स को जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और क्या बनाइए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताइए। समझिए मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखोगे फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर। भाई अगर आप 1 किलोमीटर टैक्सी में गए तो आपको कितने रुपए देने पड़ गए, 15 रुपये देने पड़ गए। कितने रुपए देने पड़ गए, 15 रुपये देने पड़ गए। इसका मतलब क्या है, आगे वो कहता है और 8 रुपये देने पड़ेंगे आपको अगले हर किलोमीटर के लिए। मतलब 15 तो 1 किलोमीटर आप चले वो तो देना ही देना है, और अगर 2 किलोमीटर चले तो 15 जमा 8 दैट इज 23 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे। 15 + 8 दैट इज 23। क्लियर है मेरी बात? 3 किलोमीटर गए तो 15 जमा 8। अब देखिए ये क्या कहता है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब क्या है, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर कितने रुपए देने पड़ जाएंगे, ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए कितने रुपए, 8 रुपये। इसका मतलब क्या है बेटा, फेयर ऑफ टैक्सी फॉर 2 किलोमीटर। अगर आप उस टैक्सी में 2 किलोमीटर यात्रा करते हो तो 15 रुपये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, 8 रुपये आपको और देने पड़ गए। आपको रुपये कितने देने पड़ गए प्यारे बच्चों, 23 रुपये देने पड़ गए। 2 किलोमीटर के 23 रुपये। फेयर फॉर ऑफ टैक्सी फॉर 3 किलोमीटर्स, अगर आप उसमें 3 किलोमीटर्स ट्रेवल करते हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 23 + 8 मतलब 31। क्लियर है मेरी बात? एक और निकाल लेते हैं, फेयर ऑफ टैक्सी फॉर 4 किलोमीटर। अगर 4 किलोमीटर आप गए
तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 39 रुपीज़ देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 39। ये कंसेप्ट आप समझ गए। तो आप क्या लिखोगे? सो द फॉर्म्ड सीरीज इज, तो जो सीरीज बनी है प्यारे बच्चों वो क्या बनी है? वो बनी है 1 किलोमीटर गए 15 रुपये, 2 किलोमीटर गए 23 रुपये, 3 किलोमीटर गए 31 और 39। क्या ये रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है, अब इसके बाद आप क्या लिख दोगे? एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो जो ये रिजल्टेंट सीक्वेंस है, सीरीज है, क्या ये एपी बना रही है? क्या ये एपी बना रही है? तो आप एक बात बताइए, ये एपी तब बनाएगी, मैंने आपको ये बताया, ये फर्स्ट टर्म होता है और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? डी होगा। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर है और इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर है, इसका मतलब ये क्या बना देगी? एक एपी बना देगी। क्या बना देगी? एपी बना देगी। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स शुड बी इक्वल। क्लियर? कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखिए हियर डी जो है वो 23 माइनस 15 दैट इज 8। अगेन जो डी है 31 माइनस 23 दैट इज 8। इसका मतलब क्या है? दिस इज एन एपी। तो क्या बनाती है मेरे प्यारे बच्चों? एक एपी बनाती है। क्या बनाती है? ये एक एपी बनाती है। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि इसकी बाद वाले टर्म में से अगर मैं पिछली टर्म को माइनस करूंगा तो वो मुझे क्या देगा? 8 देगा। क्या देगा प्यारे बच्चों? 8 देगा। मेरी बात समझ में आई है? आई है। देखो शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे प्यारे बच्चों तो बिल्कुल समझ में आएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। एपी वो कहलाती है जिसमें बाद वाले टर्म्स में से अगर मैं पहले वाले टर्म माइनस करूं तो वो डिफरेंस हर टर्म्स के लिए वो क्या हो जाए? डिफरेंस इक्वल हो जाए। क्या हो जाए प्यारे बच्चों? इक्वल हो जाए। तो अगर वो इक्वल है तो मैं उसको कहूँगा कि वो क्या है प्यारे बच्चों? एपी है। क्या है वो? एपी है। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट और करा देता हूं तुम्हें। देखो ध्यान से देखिए, सेकंड पार्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैं उसको करा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग एट द सिलेंडर एट द टाइम। ये कहता है कि सिलेंडर में आपको एक एपी बनानी है। एपी का मतलब एक एक टर्म तब आएगी जब आपके पास हवा प्रेजेंट है सिलेंडर में, एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, और हर बार जो पंप है वो कितनी एयर निकाल देता है? जितनी इनिशियली थी ना उसका 1/4। कितना निकाल देता है? उसका 1/4। तो शुरू में मैं मान के चल दिया कि लेट एयर प्रेजेंट इनिशियली इन सिलेंडर। सिलेंडर में मैंने मान ली कि एयर कितनी प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों? x प्रेजेंट है। कितनी है? x प्रेजेंट है। एज गिवन जो पंप है आपका, पंप वो क्या करता है? रिमूव करता है 1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। मतलब क्या है कि पंप का ये काम है कि पहले सिलेंडर में जितनी एयर प्रेजेंट होगी ना, जितनी एयर प्रेजेंट होगी वो उसका 1/4 निकाल देता है। क्या कर देता है? निकाल देता। बात समझ में आई? जितनी भी एयर पहले प्रेजेंट होगी उसका 1/4 वो निकाल देता। अब कितनी है? देखिए पहले है x, मैं मान के चलिए x। तो इन फर्स्ट स्टेप अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो जो पंप है वो इसका 1/4 निकाल देगा। तो क्या लिखोगे? पंप रिमूव एयर फ्रॉम सिलेंडर। कितनी निकाल देगा? जितनी प्रेजेंट थी उसका 1/4, दैट इज कितनी निकाल देगा? x/4। कितनी निकाल देगा? x/4। अब पहले x थी, अब इसका 1/4 बाहर निकल गया। अब रिमेनिंग एयर कितनी है? रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितनी एयर रिमेनिंग है? x थी प्यारे बच्चों,
x माइनस 4 बाहर निकल गया, कितना बचा 3/4 x। ये हो गया आपका पहला, मतलब पहले x थी, क्या थी प्यारे बच्चों, पहले x थी, अब x में से x/4 बाहर निकल गई, कितनी निकल गई x/4, तो अब कितनी बच गई 3/4x, कितनी बच गई 3/4x। अब अगेन इन सेकंड स्टेप पंप जो है वो रिमूव करता है एयर फ्रॉम सिलेंडर, 1/4 निकालता है ना, तो पहले अब कितनी बची 3/4, कितनी निकाल दी उसने 1/4 निकाल दी, कितने निकाल दी 1/4, तो इसका मतलब कितनी एयर निकल गई 3/16x, कितनी निकल गई प्यारे बच्चों 3/16। यही तो कहता है कि जितनी एयर बची ना उसका 1/4 फिर निकल गया, जितनी एयर बची उसका 1/4 फिर निकल गया, तो कितनी बची 3/16x बची, कितनी बची सॉरी कितनी निकली 3/16x निकल गई। अब रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर थी कितनी 3/4x, निकल गई कितनी 3/16x, तो बची कितनी, देखिए 16 एलसीएम हो गया प्यारे बच्चों, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12x, 16 से 16 कैंसिल 3 आ गया, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 9/16x, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/4 होल स्क्वायर x, इसको मैंने नाम दे दिया 3 का, कितना नाम दे दिया प्यारे बच्चों 3 का नाम दे दिया, कितना नाम दे दिया सॉरी 2 का नाम दे दिया। अब सुनिए, अब ऐसा करने के बाद देखिए शुरुआत में तो थी इतनी, उसके बाद रह गई इतनी, और अब कितनी रह गई इतनी, तो इसका मतलब ये 3 पोजीशन आ गई एयर की, तो सीक्वेंस क्या बनी, जो सीक्वेंस बनी वो क्या बनी, नाउ द रिजल्टेंट सीरीज जो बनी क्या बनी प्यारे बच्चों कि पहले x थी इनिशियली, उसके बाद 3/4x बची, फिर कितनी बची 3/4 स्क्वायर x बची, ये बन गई, बोलो ये बन गई ना एक सीरीज, ये बन गई, पहले ये थी उसके बाद इतनी बची फिर इतनी बची, ठीक है। तो क्या ये AP है, चेक कर लेते हैं। हेयर A2 माइनस A1, अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूँ 3/4x माइनस x, कितना बचेगा प्यारे बच्चों -x/4, अरे माइनस में बात चली गई, कितना बचेगा -x/4। नाउ A3 माइनस A2 अगर आप करोगे 3 3 ज़ा 9/16x माइनस 3/4x, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 16, 9x माइनस 4 3 ज़ा 12x, दैट इज -3/16। तो आपने ये देखा कि हेयर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। भाई ये जो डिफरेंस आया जो ये D था, और ये जो डिफरेंस आया जो ये D था, दोनों इक्वल नहीं है। क्या है प्यारे बच्चों, दोनों इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट एन AP। तो क्या है ये AP नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अब मैं रिपीट करा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है प्यारे बच्चों, समझो। क्वेश्चन ये कहता है कि एक सिलेंडर में हवा भरी हुई है और एक पंप है, वो हर बार उतनी हवा निकालता है जितनी सिलेंडर में पहले बची हुई थी, उसकी 1/4 हवा बाहर निकाल लेता है। कितनी निकाल लेता है 1/4 हवा बाहर निकाल लेता है। बात समझ में आ गई। तो मैं शुरू में मान के चल दिया कि जो एयर प्रेजेंट है इनिशियली, मतलब शुरुआत में, वो कितनी प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, x। पंप का काम क्या है, पंप क्या करता है 1/4 निकालता, क्या एयर जितनी पहले प्रेजेंट होगी उसका 1/4। अगर 1/4 x का निकाल लिया, x का 1/4 निकाल लिया, तो पहली बार में उसने कितना निकाल लिया, x/4 निकाल लिया। कितना निकाल लिया, x/4। x/4 निकलने के बाद, एक बार निकलने के बाद प्रेजेंट कितनी रह गई, 3/4x रह गई। कितनी रह गई, 3/4x। मैंने ये पहला स्टेप मान लिया कि एक बार निकलने के बाद हवा कितनी रह गई, 3/4x रह गई। अब सेकंड स्टेप में पंप ने फिर वही काम किया, जितनी हवा पीछे बची थी उसका 1/4 फिर निकाल दिया। कितनी हवा निकल गई, 3/16। कितनी निकल गई, 3/16। अब जो रिमेनिंग एयर है कितनी बची है, 3/4 में से 3/16 जाएगा, तो कितनी हवा बची, 9/16x, मतलब 3/4 होल स्क्वायर x। इतनी हवा बच गई। मैंने इन तीनों बातों को लिख दिया, x
3/4x 3/4 होल स्क्वायर x। तो ये मेरे पास एक सीरीज आ गई। हम किसी भी सीरीज को ये कैसे चेक करते हैं कि वो AP है या नहीं? हम कैसे चेक करते हैं? A2 माइनस A1, अगर A3 माइनस A2 के इक्वल है तो वो AP है, अगर ऐसा नहीं है तो वो AP नहीं है। तो मैंने कर दिया A2 माइनस A1, तो A2 मतलब ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, इसमें से ये माइनस करना है, कर दिया। कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ गई, मैंने D का नाम दे दिया। फिर मैंने किया A3 माइनस में A2, इसमें से ये माइनस किया, ये कुछ अलग आया। यहाँ पर तो दोनों ही D अलग अलग आए हैं। अगर दोनों ही D अलग अलग आए हैं तो इसका मतलब ये क्या है? AP नहीं है। क्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? AP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कई बच्चे क्या है इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, समझने में गड़बड़ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रब कर रहा हूं प्यारे बच्चों। आपको फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स में बस यही बताना है कि क्या AP है और क्या AP नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए देखिए क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कि एक कुआं खोदने के लिए हर मीटर के लिए पैसे लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, की भाई अगर आप 1 मीटर ही खोदोगे तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। ये सेम टैक्सी वाला क्वेश्चन है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना टैक्सी वाला, कि फर्स्ट टर्म 150 और उसके बाद 50-50 ऐड करते जाओगे, तो ये सेम टैक्सी वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, मुश्किल नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट क्या है प्यारे बच्चों? द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 10,000 इज डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा सा तो मैं याद दिलाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कि प्रिंसिपल होता है, मूलधन जो आप ब्याज पे देते हो, प्रिंसिपल, ठीक है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो T है वो क्या होता है? टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अमाउंट का, और वो क्या होता है? P 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। ये होता है डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला। क्या कहता है कि 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए 8% एनएम पे, तो सीक्वेंस बताइए। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे लेट एज गिवन, जैसा गिवन दिया गया, या आप डायरेक्ट लिखो एज गिवन। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। प्रिंसिपल कितना दिया है बेटा? 10,000 दिया है। कितना दिया है? 10,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? कितना दिया है? 8% पर एनम, मतलब हर साल के लिए कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? हर साल के लिए कितना दिया? 8% दिया। तो कहता है एवरी ईयर, तो क्या लिखोगे? अमाउंट फॉर 1 ईयर। अगर 1 साल ये पैसा किसी के पास रह जाता है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? P 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। तो P 10,000 प्यारे बच्चों, 1 प्लस में 8/100 और T क्या है? 1, तो मैंने इसको 1 का नाम दे दिया। तो अमाउंट फॉर 2 ईयर, अगर 2 साल ये पैसा रह जाता है तो प्रिंसिपल, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिख रहा हूँ, 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 2, ये 2 हो गया। अमाउंट फॉर 3 ईयर, मतलब 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 3, ये क्या होगी बेटा? 3 होगी। 3 बातें आ गई, तो क्या लिखोगे? रिजल्टेंट सीरीज इज, क्या है रिजल्टेंट सीरीज? 10,000 1 + 8/100, अगर हम इंटरेस्ट भी लगाएं तो 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 2 और 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 3। देखिए जब आप A2 में से A1 करोगे, जो D निकालोगे, A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, तो आप बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म माइनस जब आप करोगे प्यारे बच्चों, तो जो ये वैल्यू आएगी ना,
जो ये वैल्यू आएगी बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली जो वैल्यू आप माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी, देखिए मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे 10,000 आपने किया, 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 2 माइनस 10,000 1 + 8/100। जब आपने ये माइनस किया तो ये माइनस करने के बाद वैल्यू क्या आई, 10,000 1 + 8/100 दोनों में कॉमन है, इसको साथ ही ले लिया 1 + 8/100 और ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ से बचा क्या, 1 + 8/100 बचा और माइनस में यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। दोनों में से 10,000 1 + 8/100 माइनस किया तो यहाँ से 1 + 8/100 बचा और यहाँ पे क्या बच गया, 1। 1 से -1 कैंसिल हो गया। ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी जब मैं इसमें से ये माइनस करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 1 + 8/100 की पावर 2 बचेगा। जैसे यहाँ 1 बचा ना, वहाँ 2 बचेगा, तो आप क्या लिख दोगे कि A2 माइनस में A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस में A2। तो इसका मतलब सो दिस इज़ नॉट एन AP। तो इसका मतलब ये क्या नहीं प्यारे बच्चों, AP नहीं है। क्या नहीं है, AP नहीं है। देखो रिपीट करा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये फॉर्मूले लगते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हो गया, प्रिंसिपल उसने दिया 10,000 है, प्रिंसिपल मैंने मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम है। अमाउंट पहले साल का कितना है, 1 + R/100T और अमाउंट कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। 2 ईयर का इतना हो गया, 3 ईयर का इतना हो गया। सिंपल सी बात है, जब 2 - में 1 करोगे और 3 - में 2 करोगे तो दोनों बातें इक्वल नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी, दोनों बातें इक्वल नहीं होंगी। और अगर ये दोनों बातें इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, ये AP नहीं है। क्या नहीं है, ये AP नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और ये बहुत ही सिंपल है। मैं इनका एक एक पार्ट कराऊंगा और बाकी के पार्ट आप खुद करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जो प्रॉब्लम सम्स थी वो मैंने आपको करवा दी। जो लगता था कि हाँ यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 समझिए, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट ही कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या करने के लिए कहता है, ये कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। कि किसी AP की पहली 4 टर्म्स लिखिए जहां पर उसने पहली टर्म्स दे रखी हैं और कॉमन डिफरेंस D दे रखा। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। देखिए आपको पता है द जनरल फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP क्या होती हैं। पहली टर्म A + D, A + 2D और A + 3D। आपको यही चीज़ें निकालनी है, 4 चीज़ें निकालनी है। वेयर आपको दे ही रखा है फर्स्ट टर्म, मतलब A आपको दे ही रखा है। A क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 10 दे रखा है। क्या दे रखा है, 10। और जो कॉमन डिफरेंस है आपको D दे ही रखा, वो भी क्या है, 10। तो प्यारे बच्चों सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, आपको पता है सेकंड टर्म क्या होती है, A + D दैट इज 10 + 10 मतलब 20। बहुत आसान है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, A + 2D दैट इज 10 + 2 10 दैट इज 30। और प्यारे बच्चों फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, A + 3D दैट इज 10 + 3 10 दैट इज 40। तो AP क्या बन जाएगी आपकी, AP इज 10 20 30 40 और ये चलता रहेगा। क्लियर है, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। देख लो, आपको पता है जनरल 4 टर्म्स क्या होते हैं, A + D, A + 2D, A + 3D। ठीक है, ये आपने इसमें निकाल लिया है। चलिए अब थर्ड में क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब इस क्वेश्चन में तो हमें क्या है, A और D दे रखा था और हमने ये निकालना था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है A और D निकालना है। तो क्या लिख देंगे, देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ,
बाकी के पार्ट आप खुद कर सकते हो इसमें, ठीक है, बाकी के पार्ट आप खुद कर सकते हो। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 में क्या लिखोगे? फर्स्ट पार्ट द गिवन, गिवन में आ गए ना फर्स्ट 4 टर्म्स, क्या दे रखी? 3 1 -1 -3, क्या लिखोगे? 3 1 -1 और -3, यही दे रखा है ना, 3 1 -1 और -3। देखो प्यारे बच्चों, आपको मैंने अभी अभी बताया कि ये जो 4 टर्म्स होती हैं कैन बी रिटन एज, इनको मैं बोल सकता हूँ कि ये पहले वाली तो a होगी प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म होगी, दूसरे वाली a2 होगी 1, तीसरे वाली a3 होगी -1 और ये क्या होगी? a4 होगी, दैट इज -3। a1 तो a ही होता है, मैंने समझाया आपको। a2 क्या होता है? a2 a प्लस में d, और ये a प्लस में 2d, और ये क्या होता है प्यारे बच्चों? a प्लस में 3d। तो कहीं से भी आप वैल्यू निकाल लीजिए, कहीं से भी आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या लिखोगे? हेयर a जो है प्यारे बच्चों क्या आ गया? 3 आ गया। अब इसमें से कहीं से भी d के लिए सोल्व कर लो। सपोज ये आसान है, आपको पता है a2 जो है वो a प्लस डी कितना दे रखा है? 1, a कितना है? 3 इज इक्वल्स टू 1, और d कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? -2 आ जाएगा। आप कहीं से भी d निकाल सकते थे। सपोज अगर आप a3 में से निकालते, a3 इज इक्वल टू a प्लस में 2d, कितना था? -1, a3 था, 2d इज इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा? 2d, 3 उधर चला जाएगा, -4 2d, तो d कितना आ जाएगा? -4/2, दैट इज -2। तो d कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? -2। सिंपल है, क्लियर। आप पहले वाली जो a1 है उसको a मानोगे, बाद में से किसी का भी इस्तेमाल करके, आपके पास 3 इक्वेशन है, किसी का भी इस्तेमाल करके आप d के लिए सोल्व कर सकते हो। मैंने 2 के लिए आपको करके दिखा दिया। इसमें बाकी सभी क्वेश्चंस में यही काम है, किसी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, किसी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर होता तो मैं आपको ज़रूर करा देता। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, कि इनमें से कौन सी तो AP है, और कहता है अगर ये AP हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और अगली 3 टर्म्स निकालिए। राइट 3 मोर टर्म्स। आसान है, मुश्किल नहीं है। चलिए देखो क्या कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। समझ लो, मान लो मैंने फर्स्ट ही ले लिया, तो आप करना कैसे? आपको इसके हर पार्ट के लिए मैं एक आध पार्ट ही कराऊंगा, आपको बाकी सारे लिखने। आप लिखोगे द गिवन AP इज, आपको जो गिवन AP दे रखा है सीरीज, मान लो क्या दे रखा है? 2 4 8 और 16। ये पहले तो ये पूछता है कि जो मैंने सीरीज दे रखी है, आप AP मत लिखो यहाँ पर, आप लिखो द गिवन सीरीज इज, क्योंकि हमें ये बताना है ना ये AP है या नहीं है पहले तो द गिवन सीरीज इज ये दे रखा है। तो पहले तो AP के लिए चेक करना है। आप ये लेके चलोगे कि मान लिया ये AP है, तो A कितना आ गया? 2, A2 आ गया 4, A3 आ गया कितना? 8, और A4 क्या आ गया प्यारे बच्चों? 16। अगर ये AP हो गई, अगर ये AP है तो आप लिखोगे इफ दिस सीरीज इज AP। सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन के लिए यही काम करना है, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करो। इसको मैं A1 भी बोलता हूँ ना, A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के, और इक्वल होना चाहिए A4 माइनस A3 के। जब मैंने A2 में से A1 किया और A3 में से A1 किया और A4 में से A3 किया, तो मैंने देखा ये 2 आया, ये 4 आया, और ये कितना है? ये तीनों इक्वल नहीं है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तीनों इक्वल नहीं है, और ये तीनों ही क्या था मेरे प्यारे बच्चों? D था। क्या था प्यारे बच्चों? D था। किसी भी सीरीज़ में, किसी भी सीरीज़ में अगर कॉमन डिफरेंस ही इक्वल नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट एन AP। तो मेरा क्वेश्चन यही ख़त्म हो जाता है कि जब कॉमन डिफरेंस ही इक्वल नहीं रहा तो ये AP ही नहीं रही। अगर कॉमन डिफरेंस ही इक्वल नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये AP भी नहीं है। मेरी बात समझ में आया? इतना सा काम है। और अगर AP हो जाता, अगर AP हो जाता
तो आपके पास डी आ जाता। अगर आपके पास डी आ जाता तो आप अगली 4 टर्म्स निकाल देते। A4 तक है तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D, A6 क्या होता है, A प्लस 5D, A7 क्या होता है, A प्लस 6D, और A8 क्या होता है, A प्लस 7D। यही तो हम करते हैं, यही तो करते हैं ना हम। इससे अगली 4 टर्म्स निकल जाते हैं। चलिए इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। चलिए 5th पार्ट कर लेते हैं। रूट में वैल्यूज़ हैं 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। क्या दिया प्यारे बच्चों, 3 प्लस 3 रूट 2। अब ये आपको एक सीरीज दे रखी है तो मैंने मान लिया लेट A1 या A जो है वो 3 है, A2 क्या है बेटा 3 प्लस रूट 2 है, A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 है, और A4 क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3 प्लस 3 रूट 2 है। मैंने D के लिए चेक करना चाहा जो क्या होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ऐसा होता है प्यारे बच्चों। A2 कितना प्यारे बच्चों 3 प्लस रूट 2 और A1 कितना है 3, ठीक है। A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 और ये कितना है 3 प्लस रूट 2 और इक्वल होना चाहिए A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। ऐसा हो गया प्यारे बच्चों। अब सुनिएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, ये रूट 2 बचा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा, ये भी रूट 2 बच गया। और 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा, ये भी कितना बच गया रूट 2। इसका मतलब ये क्या है AP है। क्या है, दिस इज एन AP। क्या है प्यारे बच्चों, ये एक AP है। और जहाँ D क्या आ गया प्यारे बच्चों रूट 2 आ गया और A कितना था प्यारे बच्चों 3 था। मेरी बात समझ में आई। हमने पहले तो ये चेक किया कि ये AP है या नहीं है। अगर ये AP है तो मेरे पास D आ गया और मेरे पास क्या था प्यारे बच्चों, क्या था 3 था, ठीक है। A4 तक ये बातें हैं। उसके बाद आपको पता है कि जो देखिए ये इसको छोड़ के बाकी का काम आपको समझना। आपको एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि जो AN होता है वो क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। A1 निकाल चुके हो, A2, A3, A4, अब A5 निकालना है। तो A5 जब आप लिखोगे तो क्या होता है A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन कैसे आई समझ लो। तो क्या हो जाएगा ये A प्लस में 4D। मतलब क्या है कि जब आपने A5 निकालना चाहा तो A तो लिखा, D के साथ क्या चिपक गया 4 चिपक गया। एक और चेक करके देखते हैं। अगर 6 टर्म निकालता हूँ तो क्या होगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, मतलब A प्लस 5D। फिर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब आप सर A6 निकालते हो तो A प्लस में 5D लिखते हो, मतलब D के साथ जो टर्म निकाल रहे हो उससे एक कम, उससे एक कम। अब 4 तक मैं निकाल चुका हूँ तो मैं ये बात जनरली लिख दूंगा कि A5, A6, A7 और A8 जो ये निकालने की बात कह रहा है ये आएगा A प्लस 4D से, A प्लस 5D से, A प्लस 6D से और A प्लस 7D से, ठीक है। A के बारे में मैं श्योर हूँ 3 है और D रूट 2 है, तो 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2 और 3 प्लस 7 रूट 2 आर नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। 3 निकालना था, मैंने 4 निकाल दिया। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टर्म्स हैं किसकी, AP की। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टर्म्स है AP की, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट। इन दोनों क्वेश्चंस के बेस पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के सारे पार्ट्स हो जाएंगे। क्या करोगे, करना कैसे है, आपको जो भी सीरीज दे रखी है उस सीरीज को लिखिए, A1, A2, A3, A4 में लिखिए। सबसे पहला काम D के लिए चेक कीजिए, अगर ये इक्वल है तो आगे बढ़ना, अगर इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा आपका। आप क्या लिख दोगे, दिस इज नॉट एन AP। या तो ऐसा क्वेश्चन होगा या ऐसा क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन दे रखा है A1, A2, A3, A4 लिखोगे। D के लिए चेक करोगे कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 करके जब आपने देखा अगर ये इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया, आपका D मिल गया। तो आप D लिख दोगे, D क्या है रूट 2 है और A आप पहले निकाल चुके क्या है प्यारे बच्चों 3 है। और क्या भी लिख दोगे कि ये क्या है प्यारे बच्चों AP है।
क्या है ये AP है। A आ गया, D आ गया। आपको पता है कि n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ये क्या होता है n टर्म का। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया, अगर A5 निकालोगे A प्लस 4D आएगा, A6 निकालोगे A प्लस 5D आएगा। मतलब जो टर्म आप निकालना चाह रहे हो यहाँ D के साथ उससे एक कम मल्टीप्लाई में होगा। मतलब 4 अगर गिवन है, 5 निकालोगे, 6 निकालोगे, 7 या 8 निकालोगे तो ये यहाँ D के साथ एक वैल्यू कम आएगी। A और D की वैल्यू रख दी और आपकी अगली टर्म्स आ गई। बात क्लियर है। तो आपकी 5.1 में इतना था। जो ऑप्शंस मैंने आपको छोड़े हैं वो आप जो मैंने कराए हैं उनको देख के आप आसानी से कर सकते हो बच्चे। जो मुश्किल था, जो लग रहा था कि हाँ आपको प्रॉब्लम आएगी, वो मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।